आज के मीडिया के लिए कहूँगा, उन आँखों को तरस थी पर कालिख कोई काजल नहीं होता। प्यासी धरती आसमां को निहारती रही पर धुआं कोई बादल नहीं होता। कागज़ तो रोज़ छपते हैं पर हर कागज़ अखबार नहीं होता है। तो हमारे वक्त में अखबार मतलब एक 15 या 16 पेज का कागज़ का बंडल नहीं होता था, वो आवाम का दस्तावेज होता था, सुख दुख की बातें होती थी। अब तो बाज़ार के लिए अखबार निकलते हैं, समाज के लिए नहीं निकलते हैं। राम राम सा साथियों, जेवीपी मीडिया ग्रुप की ज्ञान गौरव यात्रा में हमारे बीच में हैं हमारे बड़े भाई, वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार, बीबीसी के संवाददाता, राजस्थान सूचना आयोग के आयुक्त रहे सम्मान्य नारायण जी बारेट साहब। बड़े सादगी सरलता भरा व्यक्तित्व, अभी जवाहर कला केंद्र में हैं और यहीं पर इनसे बातचीत कर रहे हैं। सर, किस तरीके से एक साहित्यकार, पत्रकार के रूप में एक सफ़र और उसके बाद में सरकारों के द्वारा दी गई जिम्मेदारी का निर्वहन और बहुत सारी चीज़ें जो युवाओं के लिए, हम जैसों के लिए बड़ी प्रेरणा है। मैं रेगिस्तान के कस्बे में पैदा हुआ हूँ और मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, मेरा कोई संरक्षक नहीं था, मेरी कोई जाति का दबदबा नहीं था। लेकिन वक्त ने मेरे साथ इंसाफ किया और मुझे मेरी मुराद के मुताबिक, मेरी मेहनत के मुताबिक मुझे काम मिला। जब हम पढ़ रहे थे, उस ज़माने में पत्रकारिता सीखने की कोई स्कूलें और कॉलेजेस नहीं थे। आपको जीवन की पाठशाला में सीखना पड़ता था। तो हमने लोगों के बीच में रह के पत्रकारिता को सीखने का प्रयास किया। और पत्रकारिता के बारे में कहावत है कि एक विद्वान ने कहा कि पत्रकारिता जल्दबाजी में लिखा हुआ साहित्य होता है। एक पत्रकार जब कोई रचना, समाचार की कहानी बनाता है, लिखता है, तो महज एक सूचना नहीं है, वो अपने आप में एक साहित्य भी है। वो आने वाले वक्त में साहित्य साबित होगा। तो एक पत्रकार के नाते हमारी चेष्टा ये रही है कि चाहे हमने रेडियो के लिए किया हो, प्रिंट के लिए किया हो, टेलीविज़न के लिए किया हो, कि वो ऐसा लगे जैसे एक साहित्य की कृति है। उसमें वो भाव, वो जज़्बा पैदा करने की कोशिश की है। मैं मानता हूँ कि दुनिया में पत्रकारों का जितना सम्मान भारत में उतना किसी मुल्क में नहीं है। बाकी जगह वो नौकरी पेशा है, भारत में लोग उसको अलग ढंग से देखते हैं, क्योंकि हमारी आज़ादी के जितने सिपाही थे वो सब पत्रकार थे। महात्मा गांधी पत्रकार थे, आपके भगत सिंह पत्रकार थे, तिलक पत्रकार थे, नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू पत्रकार थे। तो जितने फ्रीडम फाइटर हैं वो सब पत्रकार थे। और इसीलिए हमें सम्मान मिलता है कि एक पत्रकार जब किसी इलाके में जाता है तो लोग उसको उस विरासत का हिस्सा देखते हैं जो कभी महात्मा गांधी ने शुरू की थी, जो कभी भगत सिंह ने शुरू की थी। तो इस नाते हमारे कंधों पे एक जिम्मेदारी है कि हमें आवाम का हमदर्द होना है, हमें उनका प्रवक्ता, तर्जुमान होना है। वक्त के साथ में अब चुनौतियां बढ़ गई है। जब हम जर्नलिज्म में थे, हमें इतनी मुश्किलात नहीं थी। सरकारें पत्रकारों से नाराज़ भी होती तो कोई ऐसी क्षति पहुंचाने की कोशिश नहीं करती थी। अब आपकी जो व्यवस्था है, निज़ाम है, वो अगर आप ईमानदार से काम करते हो पत्रकार के नाते, तो आपको थोड़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, तो बहुत चुनौती भरा होता है। जी सर, रेगिस्तान के दौरों से आप निकले तो अपने गांव की पृष्ठभूमि के बारे में किस तरीके से फिर जयपुर में जो है पत्रकार के रूप में एस्टेब्लिश हुए, तो वो जर्नी गांव से लेके और यहाँ की, उसके बाद में कहाँ कहाँ पर आपने कार्य किया, किस रूप में जो सम्मान, पुरस्कार, उपलब्धियाँ मिली। मैं मैं रतनगढ़ में पैदा हुआ, चूरू ज़िले में। मेरे पिता शिक्षक थे, वो मुझे शिक्षक बनाना चाहते थे। मेरा दाखिला भी टीचर्स ट्रेनिंग में हुआ, मैंने बीच में छोड़ दिया। मैं जयपुर आया, मैंने जयपुर में पढ़ाई की, फिर कुछ हिस्सा मेरा कोटा में गुजरा। कोटा से मैंने कॉलेज की तालीम ली और मैंने वहाँ पत्रकार सीखने के लिए, पत्रकारिता सीखने के लिए मैं एक एक्टिविस्ट के रूप में काम करने लगा। वहाँ जो आंदोलन होते थे, मैं उनके पक्ष में खड़ा होता, उनकी विज्ञप्तियाँ बनाता और अखबारों तक पहुँचाता। और अखबार मुझे चाहने लग गए, उन्होंने मुझे ऑफ़र करना शुरू किया कि आप हमारे यहाँ काम कर लो। तो भी मैंने सोचा कि मेरे को वकालत करनी है, तो मैं वकालत के दिशा में जाते जाते रह गया। फिर मैंने अपना पूरा जो जोर है इसी पे लगाया कि मैं कैसे एक अच्छा पत्रकार बन सकता हूँ। एक ऐसा पत्रकार जिसके उस इलाके में लोग माने कि वो उनका तर्जुमान है, उनका प्रवक्ता है, उनकी आवाज़ को अल्फाज देगा, उनके दुख दर्द में शरीक होगा। एक आवाम दोस्त पत्रकार के रूप में मैंने प्रयास किया काम करने का और मुझे सफलता मिली। मैंने पहले कहाँ कहाँ काम किया सर आपने। मैंने कोटा में किया। मैंने जननायक एक अखबार से शुरुआत की। मेरे को उनके मालिकों ने नौकरी रखने के लिए कोशिश की, पर मैं तैयार नहीं था। पत्रिका के लिए मैंने लॉ रिपोर्टर के रूप में कोटा से काम शुरू किया। मैं समझता हूँ मैं राजस्थान का पहला विधि संवाददाता था जिसने कोटा से काम शुरू किया। फिर मैं नवा टाइम्स में
मेरे को ऑफ़र मिल गया। उसके पहले पत्रिका मैंने ज्वाइन किया, उदयपुर भेजा मुझे, पर मेरा मन नहीं लगा, मैं छोड़ दिया। फिर मैं नवभारत टाइम्स के लिए मेरा नियुक्ति हो गई। मैं कोटा में नवभारत टाइम्स का संवाददाता था। फिर कोई ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था हुई कि मुझे उन्होंने अचानक जोधपुर भेज दिया। फिर मैं जोधपुर रहा, फिर मेरे को वापस कोटा भेजा, फिर कोटा से वापस मैं जयपुर आ गया। तो अलग अलग शहरों में, अलग अलग इलाके में रहने से मुझे अच्छा लाभ मिला। वहाँ की संस्कृति, भाषा, लोग, रीति रिवाज, खान पान, उत्सव, सामाजिक ढांचा जानने का, उसका मुझे बहुत लाभ मिला। नारायण भारत जी बीबीसी के प्रवक्ता या बीबीसी के रिपोर्टर के नाते जो उनका वे ऑफ टॉकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स है, चाहे वो हिंदी की हो, उर्दू की हो, हर शब्दों को, लफ्ज़ों को बड़े सुंदर तरीके से प्रस्तुत करते हैं। तो बीबीसी में काम करने का आपका एक अनुभव कैसा? ये बीबीसी का मैं तो खुद श्रोता था। मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं बीबीसी के अंदर काम कर सकता हूँ, और मुझे, मेरी हसरत हर पत्रकार की होती थी। मेरे ज़हन में नहीं था, क्योंकि मैं अपने आप को इस लायक नहीं मानता था कि मैं बीबीसी के लिए हो सकता हूँ। पर बीबीसी के यहाँ संजीव श्रीवास्तव जी थे, उन्होंने खुद मुझे बुलाकर कहा, हम आपको काम करने का अवसर देना चाहते हैं। उन्होंने मेरी आवाज़ टेस्ट की और ये कहा कि बहुत अच्छी नहीं, लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं है। मैंने काम शुरू किया। मुझे रेडियो उतना आता नहीं था, क्योंकि मैं जिस इलाके से आया हूँ उसमें आपका उच्चारण बड़ा उतना अच्छा नहीं था जो उस मानक पे खरा उतरे। तो मैंने प्रयास किया, मुझे एक बार उन्होंने अस्वीकार कर दिया कि आप नहीं चलोगे। मैंने दोबारा प्रयास किया और मैंने जी जान से कोशिश की कि मैं उसको, अवसर को गंवाना नहीं चाहता था। दूसरी बार में उन्होंने मुझे फिर स्वीकार कर लिया। तो फिर मैंने उर्दू के लिए शुरू किया, हिंदी के लिए किया, मैंने कुछ अंग्रेज़ी के लिए भी किया। कितने वर्षों की या साथ रहा मैं बीबीसी का? 15-16 साल काम किया, और बीबीसी ने मुझे बहुत दिया। मैंने उनके साथ रह के बहुत सीखा। और देश और दुनिया की यात्रा का भी एक नहीं, मैं अनुभव। भारत में ही घूमा ज़्यादा। मैं गुजरात रिपोर्टिंग करने गया, राजस्थान में पूरा गया, पर बीबीसी ने मुझे पूरी आज़ादी दी। कभी भी किसी मेरी खबर को रोका नहीं गया। कभी मुझे नहीं कहा गया कि आपको लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है। ये मेरे पे निर्भर करता था कि मैं क्या करूं। मैं वो कहानियां करता था जो बाकी अखबार या मीडिया के लोग नहीं करते थे। मैंने हमारे संस्थान बीबीसी को, जो हमारा मंच है, उसको मैंने गांव, गरीब, मज़दूर, औरत, आदिवासी, इन सब के लिए भी रखा। उसमें संस्कृति, साहित्य, तीज त्यौहार, और हर कहानी के साथ एक फ़लसफ़ा ज़रूर बयान किया। क्योंकि पत्रकारिता के 3 काम परिभाषित तौर पे होते हैं। एक, समाज को सूचना देना, दूसरा मनोरंजन करना, इन दोनों से बड़ा काम है एजुकेशन, शिक्षा का भी। आपकी खबर जब आप करते हैं तो आपकी खबर इस तरह होती है कि क्या आप उसके साथ कोई समाज को पैगाम भी दे पा रहे हैं, बिना ये लगे हुए कि आप किसी का प्रचार कर रहे हैं। तो हर खबर को मैंने इस तराजू में तोलने की कोशिश की है कि उसके ज़रिए क्या हम समाज को कोई संदेश दे सकते हैं जो हमारा समाज बेहतर हो सके। राजस्थान सूचना आयोग के आयुक्त के नाते, मेंबर के नाते किस तरीके की भूमिका रही, किस तरीके से एक पत्रकार से आप राजस्थान के सूचना आयोग में भी पहुँचे? देखिए, ये जब सूचना के अधिकार का आंदोलन था, तो हम पत्रकार के नाते उसको कवर करते थे। अरुणा राय जी के नेतृत्व में आंदोलन चला था, तो हमने उसको शिद्दत से कवर किया। हमें उसकी महत्ता, उसका उपयोग पता था कि ये कानून है, ये आम आदमी का कानून है। मुझे कम वक्त मिला, मुझे पौने 2 साल मिला, जिसमें एक लंबा वक्त लॉकडाउन में चला गया। लेकिन जो भी मेरे को वर्किंग डेज मिले, मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली। मेरी छुट्टियां व्यर्थ गई, लेकिन मैं चाहता छुट्टी ले सकता था, पर मैंने अपने काम को इबादत की तरह जिया। और अब तक सूचना आयोग के इतिहास में मेरा हाईएस्ट अपील डिस्पोजल का रिकॉर्ड रहा है। हर दिन मैंने काम करने की कोशिश की। मेरे को कोई मेडिकल तकलीफ़ भी थी, मैंने पेन किलर लेके भी दफ्तर जाना स्वीकार किया, लेकिन मैंने छुट्टी नहीं ली। तो हमारी कोशिश ये थी कि वहाँ जो ऐसे लोग जिनकी कोई हैसियत और हस्ती नहीं है, जिनको अर्जी लिखना नहीं आता है, जिनके ज़बान नहीं है, वो उतने आर्टिकुलेट नहीं है, उनको हमने न्याय और इंसाफ देने की चेष्टा की है। एक सफल पत्रकार के नाते, सरकार के एक बड़े महकमे के सदस्य के नाते, एज ए सूचना आयुक्त की भूमिका के नाते, और देश दुनिया का बड़ा नॉलेज के नाते अपने आप को कितना सफल मानते हैं जीवन की यात्रा में? कुछ अभाव रहते हैं हमेशा, कुछ चीज़ें और कर सकते थे, हम नहीं कर पाए। इवन बीबीसी में रहते हुए भी कुछ कहानियाँ मेरे जहन में थी जो मैं नहीं कर पाया।
और सूचना आयोग में भी कुछ प्रयोग मैं नहीं कर पाया। मेरी इच्छा थी लेकिन वक्त ने मेरे हाथ बांध दिए। अगर कुछ अभाव नहीं हो तो फिर वो ज़िंदगी क्या है? कोई भी मुकम्मल नहीं होता। और कहते ना कि हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, ज़मीं मिलती है तो आसमां नहीं मिलता। सब चीज़ें हर इंसान को नहीं मिलती है। आपकी हसरत होनी चाहिए कि मुझे ये करना है। और जब आप अपने काम को ईश्वर की वंदना की तरह करते हैं, खुदा की बंदगी की तरह करते हैं, तो आपको एक संतोष और सुकून मिलता है कि आपके काम से अगर किसी के आंसू पोंछने का काम हो रहा है, अगर आप किसी के टूटे हुए हौसले को हिम्मत दे पा रहे हैं, अगर आप किसी ज़ख्मी इंसान के ज़ख्मों पे अपने शब्दों से कोई मलहम लगा पा रहे हैं, तो वही आपके लिए एक पारितोषिक है, वही आपके लिए एक ईश्वर की नियामत है। यही सोच के काम किया। जीवन में अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने के जो समाज के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा, सरकार के द्वारा जो आपको सम्मान, पुरस्कार मिले, उनका कुछ ज़िक्र करना चाहेंगे? मैं पुरस्कार में मेरी कभी रुचि नहीं रही। मुझे जब भी किसी ने ऐसा किया, मैंने विनम्रता से कहा कि मेरी पुरस्कार में कमी आस्था है। मैं उसको पुरस्कार मानता हूँ कि समाज आपको किस रूप में देखता है। आपको जो समाज के आखिरी कतार में खड़ा व्यक्ति है, वो आपको कितना सम्मान देता है, मेरे लिए वही सम्मान है। यद्यपि मैंने कहानी की थी, एक बुज़ुर्ग आदमी थे हबीब मियाँ, जिनकी उम्र 122-23 साल बताते हैं। मैंने एक कहानी की और उससे उनको पैसा मिला और वो उससे हज करके आए। वो ब्लाइंड थे, 50 साल से अंधे थे। उन्होंने मेरे को अपने पास खींच के कहा कि अपना सर बताइए। मैंने सर उनके पास ले गया। मेरे सर पे उन्होंने हाथ रख के कहा कि हाथ मैं अपने दिल से रख रहा हूँ। लोग मेरा हाथ पकड़ के रखवाते हैं। जब उन्होंने ये हाथ मेरे सर पे रखा तो मुझे लगा कि मेरे को धरती का सबसे बड़ा पुरस्कार मिल गया है। मेरे लिए तो वही पुरस्कार है। मुझे आम लोग, जो गरीब लोग हैं, मुफलिस लोग हैं, जो अभाव में जीते हैं, वो अपना मानते थे। मेरे लिए इससे बड़ा इनाम और इकराम कुछ नहीं हो सकता। आज लोगों का जीवन स्तर बदला है, ग्लैमरस लाइफ की ओर हर कोई जाना चाहता है, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता। कभी इन चीज़ों ने भी आपको प्रभावित किया क्योंकि आपके पास तो बहुत मौके थे? देखिए, हिंदुस्तान वो सरजमी है जहाँ से दुनिया फ़लसफ़ा लेती है। गौतम बुद्ध ने क्यों लोटस को चिन्ह चुना? उन्होंने समाज को एक पैगाम दिया कि इस तरह रहिए कमल की तरह, कि आसपास जो भी हो उससे अटैच मत रहिए, उससे दूर रहिए। आप सबके रहते हुए भी आप उससे बिना छुए निकल सकते हो। तो आपको प्रलोभन और चुनौतियाँ आते हैं, अवसर आते हैं, लेकिन जब आपका जीवन दर्शन कुछ और होता है तो आपको ये चीज़ें प्रभावित नहीं करती। मैं गांधी को देखता हूँ, बुद्ध का जीवन देखता हूँ, भगवान महावीर को देखता हूँ, हमारे लोक देवताओं को देखता हूँ, तो आपकी कोई हसरत नहीं होती है। अब बहुत अभाव, दुख, तकलीफ़ें हमने देखी है। हम कोई बहुत एक ऐसा लग्जरियस लाइफ नहीं जीते रहे हैं, अभी भी वैसी नहीं जी पा रहे हैं। फिर भी हमारे मन में तसल्ली है कि हम सबसे बड़ा भाग्य मानते हैं कि हम भारत में पैदा हुए हैं, जिसने दुनिया को 4 धर्म दिए हैं, जिसने संसार को मोहब्बत का पैगाम दिया है, जिसने संसार से कहा कि हमने कभी अपने दरवाजे बंद नहीं रखे, हमने हर सताई नस्ल को अपने आप पनाह दी है। तो उसका होने के बाद फिर आपको किसी लग्जरी या विलासिता या धन वैभव की आवश्यकता नहीं होती है। मेरे लिए वही तसल्ली है। और कुछ परिवार के बारे में बताना चाहेंगे कि किस तरीके से बच्चों को या फैमिली मेंबर्स को भी आपने आपके रुचि के क्षेत्र में आगे बढ़ाया फिर, या उनको अपनी आज़ादी दी है कि वो अपने क्षेत्र में अच्छा करें? नहीं, उनकी अपनी आज़ादी थी। मेरी तो एक बेटी है। हाँ, मैं उनको कभी अंग्रेज़ी स्कूल में दाखिला नहीं दिला पाया। मुझे लोगों ने कहा कि उसको सिफ़ारिश कर दो इसको। मैंने कहा नहीं, सरकारी में पढ़ेंगे। और अगर मैं जो भी मेरी कामयाबी मुझे मिली मेरे पेशे में, वो मेरे परिवार की वजह से मिली है, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी इच्छाएं हमारे पे नहीं थोपी। जो उनकी कभी कोई चाहत या मुराद नहीं रही कि हमें इस तरह का वो चाहिए, हमें इस तरह का ये चाहिए, वो कभी किया नहीं। क्योंकि जब आप जीवन जीते हो तो उसकी तकलीफ़ का हिस्सा उनका होता है और वो आपको हौसला देते हैं। अगर वो मदद नहीं करते तो मैं इस ऊंचाई पे नहीं पहुंचता। अगर वो इस बात का इसरार और आग्रह करते हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए, हमें इस तरह का टीवी चाहिए, हमें इस तरह का फ्लैट चाहिए, हमें इस तरह की गाड़ी चाहिए, तो मैं अलग मतलब तरह का व्यक्ति होता। उनके तकलीफ़ उठाने से ही मैं यहाँ तक, इस मकाम तक पहुँच पाया हूँ। नए युवा साथियों के लिए, हम जैसे पत्रकारों के लिए नारायण जी भारत का क्या एक मैसेज रहेगा कि वो चुनौतियों के बीच में भी चैलेंजेस को फेस करते हुए अच्छा काम करें? हाँ, मैं मानता हूँ कि हमसे भी ज़्यादा मुश्किलें आज एक ईमानदार पत्रकार के लिए हैं।
एक ही बात कह सकता हूँ कि आपको कांटों में भी चलना है और दामन भी बचाना है। हर मालिक अपनी इच्छा के मुताबिक आपसे खबरें करवाता है। आप 10 खबरें मालिक की इच्छा की कर दो, लेकिन एक खबर अपनी चाहत की भी कर सकते हो आप, उसमें आपको कोई हाथ नहीं पकड़ता है। और अगर आप इस चक्र को उल्टा करोगे कि मालिक के इंटरेस्ट की तो आप एक करोगे और अपनी 10 करोगे तो आप नहीं चल पाओगे। तो आप मालिक की करते हुए आप कुछ खबरें, इसकी गुंजाइश है कि आप गरीब के लिए भी कर सकते हैं, भारत के आम आदमी के लिए भी कर सकते हैं, आप समाज को शिक्षा का कोई पैगाम भी दे सकते हैं। और ये भी नहीं कर पाएँ तो एक पत्रकार को किसी को दिल नहीं दुखाना चाहिए, कोई आपसे मदद मांगने आए तो उसको हिकारत नहीं देखना चाहिए। अगर उसका दिल टूटा हो तो आप उसको हौसला दे सकते हो, ये तो मेरे हाथ में है कि मैं कर सकता हूँ, चाहे अखबार में खबर न छपे। तो हिम्मत हम दे सकते हैं और इसी बीच में से आपको रास्ता निकालना है दुख तकलीफ में भी। जीवन के कुछ ऐसे सारथी या मार्गदर्शक या सहयोगी लोगों का आभार जताना चाहेंगे जिन्होंने ज़िंदगी के एक मुश्किल मोड़ में एक नई दिशा और सहयोग दिया? मैं इसकी संख्या बहुत बड़ी है। मुझे बहुत लोगों ने सहायता की। जब भी कोई चुनौती आई तो मैं अलग-अलग शहरों में रहा, मैं कोटा रहा, जयपुर रहा, जोधपुर रहा। जब भी कोई तकलीफ़ आई पूरा समाज मेरे साथ खड़ा था। मैं बहुत बड़ी ताकतों से भी लड़ा हूँ जिनसे लड़ना मुनासिब नहीं होता। इसके बावजूद भी समाज ने मेरा मनोबल ऊँचा रखा, कभी मुझे अभावों का एहसास नहीं होने दिया। बीच में कई बार मेरी नौकरी भी गई, तब भी समाज ने मुझे सर आँखों में रखा। इसीलिए मैं अपने उसूलों के साथ जी पाया, वरना दुश्वार होता है। कोई ज़िंदगी के एक शानदार जीवन का कोई फ़लसफ़ा एक शायराना अंदाज में जो आपका अंदाज जिसके लिए आप जाने जाते हैं, उसको एक पद्यात्मक रूप से कह पाएँ? देखिए, मैं आपको बहुत सारे भाव दुखों के बीच में आपको सुख ढूँढना पड़ता है। मेरे पेशे में रहते हुए मुझे इतने लोगों से मिलना हुआ जो मैं किसी और पेशे में नहीं मिल सकता था। मुझे ऐसे-ऐसे मुद्दे स्पर्श करने, उनको जीने का मौका मिला जो किसी और पेशे में नहीं मिलता। तो जो मानवीय रिश्तों पे आप कहानियाँ करते हो, वो करके मुझे सुकून मिला। मैंने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा का 400 किलोमीटर का मार्ग कवर किया है, उससे मैंने बहुत सीखा। तो हर दिन आपके लिए एक तालीम होता था और हमारे वक्त में अखबार, मीडिया अच्छा था जो आज नहीं है। मैं आखिर में आज के मीडिया के लिए कहूँगा कि उन आँखों को तरस थी पर कालिक कालिक कोई काजल नहीं होता। प्यासी धरती आसमां को निहारती रही पर धुआं कोई बादल नहीं होता। कागज़ तो रोज़ छपते हैं पर हर कागज़ अखबार नहीं होता है। तो हमारे वक्त में अखबार मतलब एक 15 या 16 पेज का कागज़ का बंडल नहीं होता था, वो आवाम का दस्तावेज होता था, सुख दुख की बातें होती थी। अब तो बाज़ार के लिए अखबार निकलते हैं, समाज के लिए नहीं निकलते हैं। तो ये एक परिवर्तन है जो हमें चुभता है। ठीक है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।